के ये कलाकार हैं, कोई पंजाब का है, कोई झारखंड का है, कोई अरुणाचल का है। बिल्कुल। जब हम सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं विंग कमांडर बख्शी, तो वो सांस्कृतिक विरासत इस वक्त स्क्रीन पर हमें नजर आती है क्योंकि ये 5000 कलाकारों का समूह है। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, कोई पश्चिम बंगाल से है, फिर पंजाब के कलाकार, लोक कलाकार आ जाते हैं, झारखंड के आ जाते हैं, फिर आप देखिए गुजरात के कलाकार हैं। ये सारे 5000 कलाकारों के समूह को इस तरह से, जैसा कर्नल सिंह कह रहे थे, कोरियोग्राफी कराना, उनको एक साथ सम्मिलित करके इस कार्यक्रम को पेश करना। लेकिन यही खूबसूरती है भारत की, ये जो विविधता की हम बात करते हैं, जिसका हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, उस विविधता की ये तस्वीर है कर्नल सिंह। 100% मैं भी यही कह रहा हूँ। और ना केवल ये देखिए, एक ही म्यूजिक के ऊपर 700-800 मीटर के इलाके में अलग अलग डांस करते हुए भी वो सेम ट्यून पर डांस कर रहे हैं। ये एक अपने आप में, और ये ऐसे ही करते हुए जाएंगे और जाएंगे आगे। ये सबसे बड़ा मैसेज आज दिया जा रहा है कि अगर आज हम कर सकते हैं तो सारे भारत में क्यों नहीं हो सकता। ये मैसेज जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए कि ये एकजुटता जिस दिन भारत का हर एक नागरिक ये तुम कौन हो, मैं भारतीय हूँ, ये एग्जैक्टली जिस दिन ये जज्बा आ जाएगा, भारत दुनिया का सुपर पावर। तो यही आज रिपब्लिक डे परेड दिखा रही है। ये रोज होना चाहिए, किसी की और हर जगह होना चाहिए। कोई जाति, किसी का कुछ नहीं पता है, सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। यहाँ भारत के रंग को दिखाना है, भारतीय संस्कृति को दिखाना है, और वो दिखा भी रहे हैं। वो एकजुटता साफ देखी भी जा रही है। यही एक मैसेजिंग है जो हम सर शुरुआत में बात कर रहे थे कर्नल सिंह की, यही एक मैसेजिंग है और वही हम बात कर रहे थे। हाँ, एक भारत भी वही है, श्रेष्ठ भारत। और जैसा भी वीके दत्ता जी ने कहा है कि अगर हम इसको समझ लेंगे, इस विचार को अग्रणी तौर पर हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो फिर एक भारत रहेगा और फिर वो श्रेष्ठ भारत भी रहेगा। और उसी के जरिए ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, मुझे लगता है कि पंजाब के जो छात्र हैं अब वो आ गए, और साथ साथ ही अलग अलग राज्यों के, जम्मू कश्मीर के भी कुछ छात्र हमें नजर आ रहे हैं, जो पौराणिक नृत्य है वहाँ का, वो नजर आ रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पे मुझे याद आता है एनसीसी का एक कैंप है जो इस सांस्कृतिक विरासत को ढोए चला जा रहा है, और अब वो नए सिरे से आ रहा है। कई साल पहले जब इस कर्तव्य पथ पे मैंने एज ए एनसीसी कैडेट मार्च किया था, तो मुझे उन दिनों की याद है जब हम विरासत के रूप में वो अलेक्जेंडर की ड्रेसेस पहनते थे, तब हम एनसीसी के ड्रेस में नहीं आते थे, और हम धनुष बाण और वो मुखौटा वो सब लगा के चलते थे, और बड़ी लंबी परेड होती थी 4 बजे सुबह से, और हमारे पीछे ये झांकियाँ चलती थी जिनसे हम इंटरेक्ट करते थे। तो हमें लगता था कि कई जगह से लोग एक साथ आके, बच्चे, बूढ़े, बड़े, और अब तो स्कूल के छात्र, देश के छात्र और राज्यों के जो झांकियां हैं, ये सब मिलकर इस बात को सबूत गवाह देती है कि भारत की संस्कृति में एक नया परिवर्तन और भी आने वाला है, जो विकास की तरफ अब हमें ले जा रहा है। तो संस्कृति, शौर्य, पराक्रम, विरासत के बाद विकास, इसको जोड़ के हम देखें तो आज का यह सूर्योदय, आज का यह राज्यपथ, आज का यह कर्तव्य पथ बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा रहा है। जनरल दत्ता, हम जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, ये देखते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों के लोग इकट्ठे हुए, तो जब पंजाबी होते हैं तो कहते हैं पंजाबी गाना बजाइए जोश आएगा, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश का गाना बजाइए जोश आएगा। लेकिन यहाँ एक धुन है और एक ही धुन पर सब थिरकते एक साथ परफॉर्म करते दिख रहे हैं, और सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से डांस कर रहे हैं। हाँ, ये भी आप देखिएगा, धुन एक ही है। और हम ढूंढ रहे थे, आप बताइएगा उसमें से कौन सा चौथा आदमी या 5वां आदमी सरदार था, यूपी था, क्रिश्चियन था, कुछ नहीं पता। दिस इज कॉल्ड इंडियनाइजेशन। मैं आपको बहुत अच्छी शुरुआत अभी ले जाना चाहूंगा आजादी से पहले। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो खड़ी करेगी आजादी हासिल करने के लिए, उनका गीत क्या था? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। और वो कौम कौन थी? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे भारतवासी वो कौम थी। उसके बाद जो बंटवारा हुआ और क्या बना, ये 2 आर्टिफिशियल कंट्रीज बनी। और आपने जो बोला 2 आर्टिफिशियल कंट्रीज बनी, अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात हो रही थी कि इंडोनेशिया और भारत के साथ जो एक रिश्ता प्रगाढ़ है, उसके पीछे एक सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी जड़ों की बात करते हैं, वो अपनी जड़ों की बात करते हैं, और वो आकर कहीं मिलती है। Actually do, you will wonder if the devil would also dare to do this. Indomitable courage, teamwork today on display. Approaching the saluting base, we can see from the director of Rashtrapati Bhavan
The opening salute with a bullet wheelie, leading the Corps of Signal Daredevils team, today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two wheelies. What balance, what synchronization and what confidence. और 12 फीट ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी. What a moment of pride for all these performers over here to be. And now we can see the three-peak devil formation. Leading the formation, Naik Jayakumar, Naik S.P. Mangu and signalman Sanket making a पति को कर रही हैं नारी शक्ति का प्रतीक सेकंड इन कमांड कोर ऑफ सिग्नल्स की ये कैप्टन राठी. बता दूं कि कोर ऑफ सिग्नल्स में जो हम मोटरसाइकिल पे तक देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा काम होता है युद्ध के समय जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं उनको जो कमांडर मैसेज देना चाहता है. कई बार क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं होता, लैंडलाइन कम्युनिकेशन जो है वो ध्वस्त हो जाती हैं दुश्मन के तोपखाने की वजह से. तो ऐसे में कमांडर को मैनुअली यानी चिट्ठी के द्वारा खबर देनी पड़ती है. कोर ऑफ सिग्नल के जो जाबाज नौजवान और नव युवतियाँ हम देख रहे हैं, ये मोटरसाइकिल के द्वारा जाकर जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड कंपनीज हैं, ट्रुप्स हैं, उनको आदेश डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. यही डिस्पैच राइडर बोला जाता है इनको. ये वर्ड डिस्पैच राइडर, मेरा डिस्पैच लेके वो अगले कमांडर को हैंड ओवर करेंगे. और वो डिस्पैच राइडिंग पहले घोड़ों पे होती थी, घोड़ों से मोटरसाइकिल पे आई, तभी नाम राइडर है डिस्पैच राइडर. तो ये ट्रेडिशन चलते टीम ही कहा जाता है. ये डेयर डेविल्स टीम जब भी आती है और इनको देखने के लिए खास आकर्षण. अभी आपने थोड़े फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देखे लोगों के, जब कलाकार बाहर निकल रहे थे और वो दूर से डेयर डेविल्स टीम दिख रही थी तो लोग उचक कर देख रहे थे कि कौन आ रहा है. हाँ, तो ये बड़ी खास जो डेयर डेविलरी की तस्वीरें सामने आती हैं और अलग अलग फॉर्मेशंस हैं. इन सब फॉर्मेशंस के नाम हैं. अब जब मानव पिरामिड जो इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं, और ये सिर्फ बढ़ता जाएगा. आप पहले उस मानव पिरामिड में 10 लोग देखेंगे, फिर अब ये देखिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस बार सबसे बड़ा पिरामिड जो बनाते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने. ये इसका सिंक्रोनाइजेशन, इसकी बैलेंसिंग एक्ट, इसके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं इस पर कितनी मेहनत, कितना अनुशासन, कितना डिसिप्लिन चाहिए. ये इस तरह का एक एक्ट सामने कर दिखाने के लगभग 9 बाइक चल रही हैं. आप देखिए 9 बाइक और उनका जैसे कदमताल करते हैं सैनिक, उसी रफ्तार से, एक ही रफ्तार से चलते हुए और ये पूरे रास्ते जाएंगे. बिल्कुल. और अभी जितनी तस्वीर हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे सिर्फ उतनी दूरी के लिए नहीं है, पूरे रास्ते इसी तरह और हमने कर्तव्य पथ देखा है कि वो काफी लंबा है, लेकिन वो उतनी ही रफ्तार से चलती हुई आती है. ये दिखाता है कि उनमें धैर्य भी है, पेशेंस भी है. दिखता है हमें. सबसे ज्यादा डिसिप्लिन, अनुशासन की हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा तो डिसिप्लिन है, क्योंकि इस तरह की एक फीट को परफॉर्म करना वहां कर्तव्य पथ पर, आप जानते हैं कि हजारों की संख्या में लोग आपके सामने हैं जो आपको देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं. इन्हीं की तस्वीरों की मैं बात कर रही थी कि कैसे लोग कैप्चर कर रहे हैं इसे अपने फोन्स में. और ये 9 मोटरसाइकिल्स पर, जैसा हमने कहा कि 33 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने. वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सही बात है कि ये जो हम चला भी रहे हैं, ये मानवीय धैर्य की एक तरह की परीक्षा है, और इस परीक्षा में साल दर साल ये सभी पास होते रहते हैं और डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं और बढ़ोतरी भी करते हैं. देवनाथ जी, डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहे हैं. देखिए, भारतीय फौज, हमारी संस्कृति में लिखा है कि आज जो कर रहा है कल उससे बढ़िया कीजिए. फौज में हमें ये सिखाया जाता है कि आज अगर 10 कदम आगे बढ़े हो तो कल 11 कदम आगे बढ़िए. मैं फाइटर फ्लाइंग करता था, फाइटर्स में हमें दिखाया जाता था कि आज 100 गोलियां फायर की हैं, 10 टारगेट में लगी हैं, तो कल जब 100 गोलियां फायर करोगे 20 लगनी चाहिए. ये दर्शाता है कि हर रोज एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति के पथ पर बढ़ सकते हैं, प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं. फ्लाई पास्ट का मौका है. फ्लाई पास्ट. हाँ. सारे बच्चे कितनी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार कर रहे हैं. आज के फ्लाई पास्ट में फाइटर विमान जाएंगे, सुखोई 30 होंगे, जगुआर होंगे, राफेल फाइटर विमान होंगे. बताइए सर, देख कर बताइए हमें.
क्योंकि इस अजय फॉर्मेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अब राजपथ की तरफ, कर्तव्य पथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कॉकपिट व्यू है, यानी कॉकपिट में जो कैमरा लगाया गया है उसकी मदद से आप एक्सटर्नल व्यू दे सकते हैं। ये जो हैं अपेचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, दुश्मन के टैंक को धराशायी करने के लिए हैं। युद्ध के समय जब हमारी आर्मर्ड कोर आगे बढ़ती है दुश्मन के टैंकों को नेस्तनाबूद करने के लिए, तो ये फ्लैंक प्रोटेक्शन देते हैं, यानी हमारी फौज के जो टैंक हैं आगे बढ़ रहे हैं उन पर दाएं से या बाएं से हमला ना हो जाए, तो फ्लैंक क्लियरेंस का काम करते हैं। इसमें ज़रूरत के मुताबिक लेज़र गाइडेड एंटी टैंक वेपन्स फायर कर सकते हैं जो कि दुश्मन के टैंक के परखच्चे उड़ा देते हैं। इसमें इसका जो नोज माउंटेड 23 मिलीमीटर का जो कैनन है वो जब फायर करते हैं तो अगर एनिमी ट्रुप्स डिप्लॉयड इन ओपन, यानी दुश्मन की इन्फेंट्री जो कि डग इन है लेकिन खुले में है, उनके ऊपर इस मशीन गन फायर करके उनके चीथड़े उड़ा दिए जाते हैं। ताकि एक चीज मैं ऐड कर दूं इसमें, ये हेलीकॉप्टर जब फायर करते हैं तो अगर टारगेट पे नहीं लगी तो वो उनकी क्षमता होती है टाइट टर्न करके दोबारा अटैक कर सकते हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट ये नहीं कर सकता, उसको बहुत बड़ा चक्का लगाना पड़ता है, तो इसकी मनूवरेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको वेरियस वेपन्स जो देवनाथ बता रहे हैं, बॉम्ब हो, रॉकेट हो, पायलट कोई भी सेलेक्ट कर सकता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो ये इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है, और ये हाई माउंटेन से लेके डेजर्ट तक किसी भी जगह ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनकी क्षमता आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली इनको फ्लाइंग कैवलरी बोला जाता है।